हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो के तहत हम हिंदी विषय का 10वीं कक्षा का जो ये सेट का एग्जाम हुआ है इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कुल अंक जो है वो 40 हैं और समय है 90 मिनट का। प्रश्न नंबर 1 जिसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। क है संधि कितने प्रकार की होती है? उत्तर है 3। दूसरा है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? उत्तर है पद। प्रश्न नंबर 2 है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है काव्य में जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, यानी एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन, यहाँ कालिंदी में क, कूल में क और कदम में क, यानी बार बार एक ही वर्ण आया है। या फिर अगला उदाहरण देखें, रघुपति राघव राजा राम, सब शब्दों की शुरुआत जो है वो र वर्ण से हुई है, अतः यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ख भाग है संज्ञा किसे कहते हैं? उसके भेदों के नाम लिखिए। उत्तर है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ग भाग है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है चौपाई छंद एक मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होता है और चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं आनी चाहिए। जैसे उदाहरण है सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छेरी केस मुकलाई। तो अगर हम इसका देखें तो इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं हैं। आगे दिया है प्रश्न 3 अथवा प्रश्न 4 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 3 में ये निबंध दिए गए हैं जिनके 3 टॉपिक हैं ये, और प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें प्रार्थना पत्र है जिसमें 2 प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। इनमें से कोई एक आपको करनी है, तो आप इनमें से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं, या तो इनमें से कोई भी एक प्रार्थना पत्र या इन 3 टॉपिक में से कोई एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। मैंने ये प्रार्थना पत्र लिखी है, इसमें 1 अंक ऊपर वाले भाग का, 1 नीचे वाले भाग का और 3 जो है बीच के पोर्शन के मार्क्स होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 मार्क्स का होता है ये। तो सबसे ऊपर हम जो है वो विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे कि विषय क्या है। जैसे इसमें चरित्र प्रमाण पत्र लेने के बारे में प्रार्थना पत्र है। उसके बाद संबोधन लिखकर फिर अपना विषय लिखेंगे मेन, और अंत में जो है हम अपना परिचय देंगे कि हम हैं कौन। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा और SRN नंबर। तो इस तरह से हम कोई एक प्रश्न में से कर सकते थे। दोनों ही 5-5 अंक के थे। प्रश्न 5 क्या भाग है योग का संदेश गोपियों को किसके समान लगा? उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। ख भाग है रे नृप बालक कालवश परशुराम द्वारा ये शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? तो ये शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयोग किए गए हैं। आगे जो है प्रश्न नंबर 6 में काव्यांश दिया गया है। हमें पहले इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है हारिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो हारिल शब्द का प्रयोग जो है वो श्री कृष्ण के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है कान्य कान्य जकरी का क्या अभिप्राय है? कान्य कान्य यानी श्री कृष्ण और जकरी माने पुकारना, यानी गोपियां दिन रात सोते जागते श्री कृष्ण पुकारती रहती हैं। अगला प्रश्न है गोपियों ने उद्धव को कौन सी व्याधि लेकर आने पर उलाहना दिया है? तो गोपियों ने उद्धव को योग का संदेश नामक व्याधि लेकर आने पर उलाहना दिया है। प्रश्न घ था किसका मन चक्री के समान कहा गया है और क्यों? उत्तर है जो किसी के प्रति आस्थावान नहीं है उनका मन चक्री के समान कहा गया है, क्योंकि ऐसे लोग व्यर्थ में इधर उधर भटकते रहते हैं। अगला प्रश्न है योग के संदेश को किसके समान बताया गया है? योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान कड़वा व अरुचिकर बताया गया है। प्रश्न 7 अथवा प्रश्न 8 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 और 8 दो दिए गए हैं जो कि दोनों ही 3-3 अंक के हैं, लेकिन हमें इनमें से कोई एक करना है। तो चाहे आप प्रश्न नंबर 7 करें या 8 करें। मैंने प्रश्न नंबर 8 किया है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा है कि वीर पुरुष खुद अपनी वीरता का बखान नहीं करते बल्कि रणभूमि में वीरता दिखाते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते
तथा दीन दुखी ब्राह्मण और दुर्बल लोगों पर क्रोध नहीं करते, उन पर दया दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है क्षितिज में से, इसका पहला पार्ट है चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था? उत्तर है हवलदार साहब। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत कितने वर्ष से ऊपर के होंगे? उत्तर है 60 वर्ष। अगला प्रश्न है नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? उत्तर है लोटा। आगे जो है प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11, इनमें से भी आपको कोई एक प्रश्न करना है। चाहे आप स्वयं प्रकाश या यशपाल का साहित्यिक परिचय दें या फिर ये जो गद्यांश दिया गया है इनसे संबंधित ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आप ये प्रश्न कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक प्रश्न ही आपको करना है। मैंने यशपाल का जीवन परिचय लिखा है, देखते हैं। जीवन परिचय में सबसे पहले जीवन परिचय। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की। यहीं पर इनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई और वे उनके साथ स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। उसके बाद इनकी रचनाएं हैं। यशपाल की रचनाओं में प्रमुख थी ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, झूठा सच, दिव्या आदि। अगर इनकी भाषा की बात करें तो भाषा की स्वाभाविकता उनकी रचनाओं की विशेषता है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के प्रति उनकी रचना मुखर है। प्रश्न नंबर 12 है नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगा? उत्तर है फौजी वर्दी में संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगता था। प्रश्न नंबर 13 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन 2 प्रश्नों में से भी आपको कोई एक प्रश्न करना है। मैंने ये 6 भाग लिखा है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है? कारण और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कटाव का प्राकृतिक सौंदर्य बेहद खूबसूरत है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पर गिरती हुई बर्फ के सौंदर्य का प्रभाव लोगों को सम्मोहित कर देने वाला है। चूंकि यह स्थान बहुत ऊंचाई पर है और टूरिस्ट स्पॉट न होने के कारण यहाँ गंदगी भी नहीं है और न ही यहाँ कोई दुकान है, इसलिए अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है। इसमें 2 भाग हैं और दोनों ही भागों में इंटरनल चॉइस है, यानी 2-2 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें से आपको कोई एक ही प्रश्न करना है, भाग क में से भी और भाग ख में से भी। तो भाग क में मैंने जो प्रश्न किया है वह यह है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे एक जैसी मेहनत करते हैं परंतु सभी की उपलब्धि में अंतर होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है पहला कारण प्रतिभा है जो जन्मजात होती है। दूसरा कारण है बच्चा कितनी समझदारी से मेहनत करता है। तीसरा कारण है बच्चा कितनी एकाग्रता से पढ़ाई करता है और चौथा कारण पारिवारिक परिस्थितियां हैं, यानी पारिवारिक परिस्थितियां भी उपलब्धि में अंतर का कारण हो सकती हैं। इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। मैंने ये पहला पार्ट किया है। उत्तर है अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि हे भगवान, इस युद्ध में स्वजनों को मारकर न तो मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ और न ही राज्य सुख। ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन जो अपनों को मारकर मिले। यह कहकर अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिए और शोकग्रस्त होकर बैठ गए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।